डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के इस अंक में। बता दें हम आपको कि सबसे पहले तो हम आपको जानकारी देंगे छत्तीसगढ़ में नाशपाती की खेती से होने वाले लाभ के बारे में। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल महिला किसान कनिका तालुकदार से। फिर बात होगी यहाँ पर कृषि की पूंजी, कृषि अवसंरचना कोष में किए गए बदलावों की, और साथ ही साथ आपको हम बताएंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नाम के बारे में। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। मई में जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में, कृषि में महिलाएं के, वीमेन को इसमें शामिल किया जाए, पार्टिसिपेट किया जाए। और मैं आप एक खुद महिला हैं, तो इसको किस रूप में देखती हैं, कितना इसको फ़ायदा मिलेगा खासतौर से वीमेन को? खेती ज़्यादा से ज़्यादा महिला ही करती है। हम किसी क्षेत्र में गए, किसी राज्य में गए, ज़्यादा खेती में हम देखते हैं महिला लोगों। इसीलिए महिला को ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर का मन में है। कुछ इसको सोचना है। अभी भी पीएम सोच रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत कुछ किया है। इसमें एक है, हम जैसे गांव से आने वाले महिलाओं को भी केंद्र में एक स्थान मिला, एक मंत्री मिला, वो भी किसान विकास का मंत्री मिला। वो एक मैसेज है। इसलिए मैं रियली प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। किसान भाइयों बहनों, नाशपाती की खेती लगभग देश भर में की जाती है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ के अगर हम उत्तरी मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तो इसकी खेती को अच्छे स्तर पर अपनाया जा रहा है। जी हाँ, आलू एवं समशीतोष्ण फल अनुसंधान केंद्र मेरपाट सरगुजा ने पिछले कुछ सालों में, बता दें आपको, नाशपाती की उन्नत किस्मों का मूल्यांकन किया है, और इसी मूल्यांकन के आधार पर इस क्षेत्र में नाशपाती की खेती का विस्तार किया जा रहा है। आइए इसी संदर्भ में जानकारी हासिल करते हैं हमारे सेगमेंट में। नाशपाती की खेती के लिए मध्यम बनावटी वाली बलुई, दोमट और गहरी मृदा की जरूरत होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें से पानी आसानी से निकल जाए। इसके अलावा दूसरे पर्णपाती फलों के मुकाबले नाशपाती के पौधे चिकनी और ज्यादा पानी वाली मिट्टी में भी उगाए जा सकते हैं। आलू और समशीतोष्ण फल अनुसंधान केंद्र ने जिन प्रजातियों का मूल्यांकन किया है उनमें पत्थरनाक, पंजाब नक, पंजाब गोल्ड, पंजाब नेक्टर, पंजाब ब्यूटी और बागू गोसा प्रमुख है।
पत्थरनाक कठोर फल वाली और फैलने वाली किस्म है। इसके फल सामान्य आकार के गोल और हरे रंग के होते हैं, जिन पर बिंदियां भी बनी होती हैं। आमतौर पर नाशपाती के फल जून के पहले हफ्ते में पकने लगते हैं, लेकिन ये किस्म जुलाई के आखिर सप्ताह में पककर तैयार होती है और प्रति पेड़ 150 किलो से ज्यादा फल देती है। पंजाब नक भी कठोर और फैलने वाली किस्म है। इसके फल अंडाकार, हल्के पीले रंग के और रस भरे होते हैं। इन पर बिंदियां भी बनी होती हैं। पंजाब गोल्ड सामान्य नरम फल वाली किस्म है। ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में तुड़ाई के लिए तैयार होती है और कई तरह के उत्पाद बनाने में काम आती है। पंजाब नेक्टर भी सामान्य नर्म प्रजाति है। इसके फल सामान्य से बड़े आकार वाले, बाहर से पीले हरे रंग के और अंदर से सफेद गूदे वाले होते हैं। पकने के समय ये बहुत ही रसीले हो जाते हैं। पंजाब ब्यूटी भी सामान्य नरम फल वाली किस्म है। इसके फल भी सामान्य से कुछ बड़े आकार वाले पीले हरे रंग के होते हैं और इनका गूदा भी सफेद होता है। इसके फल बहुत रसीले और मीठे होते हैं। बागुगुसा सामान्य नाशपाती की किस्म है जो अगस्त के पहले हफ्ते में पककर तैयार होती है। अगर आपको फसल बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है तो फिर ये किस्म आपके लिए बिल्कुल सही है। जब तक बाग में फल ना लगने लगे तब तक खरीफ के दौरान उड़द, मूंग और तोरिया जैसी फसलें ली जा सकती हैं, जबकि रबी मौसम में गेहूं, मटर, चना और सब्जियां लगा सकते हैं। आलू एवं समशीतोष्ण फल अनुसंधान केंद्र ने 3 साल के प्रयोग के दौरान पाया कि रबी के मौसम में आलू, मटर, इस तरह प्रति हेक्टेयर बाग से 400 से 700 क्विंटल फल प्राप्त होते हैं। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है कृषि कैलेंडर पर नजर डालने का, यानी कि जुलाई के इस माह में आप कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं इसकी जानकारी हासिल करने का। इस कैलेंडर में खास तौर पर हम आपको बताने वाले हैं कि हरे चारे की जो फसलें हैं उनकी खेती आप किस प्रकार कर सकते हैं, किस तरह के प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस माह के कृषि कैलेंडर पर। भारत में पशुओं को पोषण प्रदान करने में हरे चारे का बहुत महत्व है। जुलाई माह में नेपियर घास, ज्वार, ग्वार की फली, लोबिया, मक्का और बाजरा की बुआई का कार्य करें। हरे चारे के रूप में ज्वार की उन्नत किस्में बोकर 200 क्विंटल तक हरा चारा और 6 क्विंटल तक बीज की उपज ले सकते हैं। ग्वार और लोबिया की चारा किस्में और संकर हाथी घास और नेपियर बाजरा संकर 21 की बुआई मॉनसून की शुरुआत में करें। इन चारा फसलों की सिर्फ एक बार बुआई से ही 3 से 4 वर्ष तक पशुओं के लिए हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। पहली बुआई के करीब 50 से 60 दिनों बाद कटाई का कार्य करें और कटाई के हर 25 से 30 दिन बाद लगातार उपज लें। हरे चारे के तौर पर बरसीन, रिचका, जई यानी जौ और शहतूत का प्रयोग भी कर सकते हैं। मॉनसून के चलते जुलाई माह हरे चारे की बुआई के लिए सबसे अनुकूल समय है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर
जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सफल महिला किसान से। तो फिर आइए नजर डालें इस सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, वर्मी कंपोस्ट में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। बता दें आपको, इसका इस्तेमाल करके न केवल आप अपने खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, साथ ही अपनी फसलों का बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पादन भी हासिल कर सकते हैं। बता दें आपको, इससे ना तो वातावरण दूषित होता है और ना ही आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा कोई असर पड़ता है। बता दें आपको कि इसी का उत्पादन करके एक महिला किसान, एक प्रगतिशील महिला किसान बन गई हैं। जी हाँ, इनका नाम है कनिका तालुकदार। ये वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर रही हैं। अपनी आर्थिक स्थिति में इन्होंने सुधार लाया है, जैविक खेती को अपनाया है और इसे और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे। कनिका तालुकदार बोरजार गांव, असम की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान है। इन्होंने कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में लगातार कड़ी मेहनत कर अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। कनिका 42 वर्ष की हैं। इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक ही हो पाई। पति की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण परिवार का बोझ इन पे आ गया। तब इन्होंने रोजगार की तलाश करनी शुरू कर दी। बेटे की अच्छी परवरिश और परिवार के जीवन यापन करने की उम्मीद से कनिका खेती से जुड़ गई। आजीविका की तलाश के दौरान वो अपने राज्य के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आई। वर्ष 2014 में कीवी के नलबाड़ी द्वारा आयोजित वर्मी कंपोस्ट और इससे जुड़ी नई तकनीकों के बारे में इन्होंने प्रशिक्षण लिया और इस प्रकार इन्हें वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में रुचि होने लगी। प्रशिक्षण की मदद से कनिका तालुकदार को भविष्य में होने वाली जैविक खेती की मांग का अंदेशा लगा। इनका मानना है कि वर्मी कंपोस्ट और जैव कीटनाशकों की मदद से जैविक खेती में सफलता ली जा सकती है। साथ ही जैविक खेती करने में सबसे बड़ी चुनौती है कीटों पर नियंत्रण, जो कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से आसानी से किया जा सकता है। ऐसे में जैविक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट की मांग दिनों दिन बढ़ने की उम्मीद है। यही कारण है कि कनिका वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करने लगी। शुरुआत में इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इन्होंने घर में मौजूद गाय के गोबर से ही खाद बनानी शुरू की। कृषि विज्ञान केंद्र नलबाड़ी ने इनके समर्थन में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की नई तकनीकों पर एक फ्रंटलाइन प्रदर्शन आयोजित किया। साथ ही इनकी मदद के लिए जिले के कृषि कार्यालय से भी जोड़ा। मदद के रूप में इन्हें 4 वर्मी बेड मिले। कनिका ने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना शुरू कर दिया। वर्ष 2017 में उत्पादित वर्मी कंपोस्ट को बेचकर कनिका ने 1,40,000 रुपए कमाए। दिनों दिन ये राशि बढ़ती गई और इस तरह इन्होंने अपनी आय में बढ़ोतरी हासिल की। कीवी के नलबाड़ी के मार्गदर्शन पर कनिका ने जय वर्मी कंपोस्ट ब्रांड के नाम से अपने उत्पाद को बाजार में उतारा। धीरे धीरे अपनी एक इकाई से कनिका ने 10 इकाइयां बना ली हैं, जिससे इन्होंने काफी लाभ कमाया है। कनिका तालुकदार असम की अकेली महिला हैं, जिन्हें गोवा के कृषि विभाग से वर्मी कंपोस्ट उद्यमी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। साथ ही विभिन्न संगठनों द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में इन्हें गुवाहाटी के रोटरी क्लब द्वारा वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
किसानों की मदद और उन्हें जैविक खेती के प्रति जागरूक बनाने के लिए कनिका तालुकदार अपनी इकाइयों पर प्रशिक्षण देने का काम भी करती हैं। कड़ी मेहनत और लगन से कनिका तालुकदार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। साथ ही अपने गांव के किसानों को जैविक खेती के गुणों से अवगत कराया है। अपनी गांव की महिलाओं और युवाओं को इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इनकी इकाइयों के जरिए गांव के किसानों को प्रशिक्षण लेने में भी भरपूर मदद मिली है। प्रशिक्षण लेने के बाद और कनिका तालुकदार की तरक्की देख कई किसान भाइयों ने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि कृषि जगत में क्या कुछ खास बदलाव किए जा रहे हैं। कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन किए गए हैं। बता दें आपको कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को इन संशोधनों को मंजूरी दे दी है और इसके पश्चात मंडियों को और भी ज्यादा मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। इससे हमारे किसानों को तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ संबंधित कार्यों को करने में भी काफी आसानी होगी। ये कोष किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभप्रद है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले साल वित्त मंत्री ने कृषि जगत के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की थी। बाद में इसे एपीएमसी यानी मंडियों से भी जोड़ने का वादा किया गया। गुरुवार को हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में इस वादे पर मोहर लगा दी गई। बैठक में कृषि अवसंरचना कोष से संबंधित कुल 5 संशोधन किए गए, जो एपीएमसी के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचे विकसित करने की दिशा में इस फंड के इस्तेमाल से जुड़े हैं। इन संशोधनों के बाद राज्य एजेंसियां या एपीएमसी, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघ, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघ और स्वयं सहायता समूहों के परिसंघ भी कृषि अवसंरचना कोष का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से, किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे।
संशोधनों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति या परिसंघ या इकाई एक स्थान पर कोई परियोजना स्थापित करना चाहता है तो वो 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज में 3% की छूट का हकदार है। संशोधनों के बाद किसी भी पात्र इकाई को 1 से अधिक परियोजनाएं लगाने की छूट मिल गई है और सभी परियोजनाओं पर इकाई को 2-2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता मिल सकेगी। निजी क्षेत्र की कोई भी एक इकाई अधिकतम 25 परियोजनाएं स्थापित कर सकती है, लेकिन हर परियोजना अलग अलग स्थानों पर होना जरूरी है। 25 परियोजनाओं की ये सीमा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, एफपीओ के परिसंघों और स्वयं सहायता समूहों के महासंघों पर लागू नहीं होगी। स्थान का मतलब एक गांव या शहर की सीमा होगी जिसमें एक अलग एलजीडी यानी स्थानीय सरकारी निर्देशिका कोड होगा। ऐसी हर परियोजना एक अलग एलजीडी कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए। इसके अलावा एपीएमसी के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर अलग अलग बुनियादी ढांचे की हर परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। बुनियादी ढांचे यानी परियोजना का मतलब कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और परख इकाइयां या फिर साइलो हैं। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर ये बंदिश लागू नहीं होगी। वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिक्षेत्र है, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो 1 से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। लाभार्थियों को जोड़ने या हटाने के संबंध में जरूरी परिवर्तन करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री को शक्ति प्रदान की गई है ताकि योजना की मूल भावना में परिवर्तन ना हो। वित्तीय सुविधा की अवधि 6 वर्ष कर दी गई है। 6 वर्ष की अवधि का ये प्रावधान 2025-26 तक के लिए है। अभी तक ये अवधि 4 वर्ष की थी, जबकि 2032-33 तक इस योजना की कुल अवधि 10 से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। इस योजना में संशोधनों से निवेश जुटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुँचे। हमारी सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। बता दें आपको कि इसी दिशा में पिछले वर्ष कृषि अवसंरचना कोष की घोषणा की गई थी, जिसके अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी दिया गया है, जिसका उपयोग होना है फसल की कटाई के उपरांत। किस तरह से हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान कर सकता है, आइए जानते हैं। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक। 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए
और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। हमारे किसान केवल खेतों में कार्य करने तक ही सीमित ना रहें, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़े। इसके लिए हमारी सरकार द्वारा कई तरह की मोबाइल ऐप विकसित की गई हैं। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं हम आपको ई-नाम मोबाइल ऐप के बारे में। किस तरह से ये ऐप हमारे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, आइए जानते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है। इतना ही नहीं, इस ऐप का काम व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसी के साथ साथ व्यापारियों के स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी पहुंचाना भी इस ऐप के कार्यों में शामिल है। ई-नाम मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ई-नाम पर व्यापार से संबंधित सूचनाएं देने के लिए जारी किया गया है। ई-नाम ऐप के जरिए व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध है। व्यापारी व्यापार के लिए उपलब्ध स्लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके अलावा एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली का मूल्य बदल सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी और ऐसी ही जानकारियां आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और किसी भी समय अपने मोबाइल फोन पर ही आप देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको बता दें हमारी ईमेल आईडी क्या है। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।